अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ साहब की। उन्होंने एक मुलाकात का शर्फ बख्शा सुहेल वड़ाइच साहब को और उनसे गुफ्तगू उनकी कैसी रही। बहुत से अहम मामलात पर उन्होंने कुछ लब कुशाई की है, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपके साथ जिक्र करेंगे कि DGISPR साहब ने भी एक जगह पे गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू का भी कुछ हिस्सा वीडियो की सूरत में सामने आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके ऊपर कुछ तबसरा तज्जिया भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है उसकी अपडेट आपको देंगे और फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप और प्यूटिन की जो मुलाकात है उससे क्या जाहिर हो रहा है। तो काफ़ी अहम खबरें हैं जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, जिन्होंने अभी हाल ही में बैरून मुल्क दौरा किया और उसके साथ साथ उन्होंने ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया। इस खिताब के दौरान मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच साहब भी मौजूद थे और जहां उन्होंने उनका ये खिताब सुना वहीं उनसे अलग से उन्हें मुलाकात करने का भी मौका मिला और बकौल सुहेल वड़ाइच साहब के कोई 2 घंटे के करीब ये मुलाकात मुहित थी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ हवाले से गुफ्तगू की। सुहेल वड़ाइच साहब ने इस सारी गुफ्तगू पर मबनी एक कॉलम तहरीर किया है आज और काफ़ी ज़्यादा इस कॉलम पे बहस भी आज हो रही है, गुफ्तगू भी हो रही है। सुहेल वड़ाइच साहब इस कॉलम में बताते हैं कि वो पहले ही से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात करने के ख्वाहां थे। इसके लिए उन्होंने कोशिशें भी की, बारहा मोहसिन नकवी साहब के थ्रू भी उन्हें रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उन्हें यही जवाब मिला कि आसिम मुनीर साहब किसी भी सहाफ़ी से मिलना नहीं चाहते, सहाफ़ियों से, मीडिया से वो ज़रा ख़ुद को दूर रखना चाहते हैं और इस वजह से वाकई और भी दूसरे सहाफ़ियों से कोई उस तरह की उनकी मुलाकातें नहीं रहीं जैसे कि पहले जो आर्मी चीफ़ थे। और अगर अभी उनके बिल्कुल जाने वाले आर्मी चीफ़ की बात करें जनरल कमर जावेद बाजवा, तो वो तो अक्सर सहाफ़ियों से मुलाकातें करते रहते थे, लेकिन आसिम मुनीर साहब जब से आर्मी चीफ़ बने उसके बाद से ही उन्होंने सहाफ़ियों से कोई ख़ास मुलाकातें नहीं की। तो उनके हवाले से लोगों को हमेशा ये लगता था, सहाफ़ियों की राय ये थी कि उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको जज करना ख़ासा मुश्किल है, क्योंकि जब आपकी मुलाकात होती है आप बहुत सी चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं, वो कोई जवाब देता है तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी शख्सियत कैसी है और मुख्तलिफ़ मामलात पर उसकी राय क्या हो सकती है, उसके फ़ैसले क्या हो सकते हैं। लेकिन चूँकि आर्मी चीफ़ से मुलाकातें उस तरह नहीं रहीं सहाफ़ियों की, तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। और सुहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से जो उनकी कभी मुलाकात होती थी, उनसे वो आर्मी चीफ़ के बारे में जब भी पूछा करते थे तो शहबाज शरीफ साहब तो जैसे आपको पता है पब्लिकली भी बहुत तारीफ़ करते हैं आर्मी चीफ़ की, तो वो प्राइवेट महफिल में भी इसी तरह उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर वो बाकी जर्नैलों के, माजी के जर्नैलों के साथ मुकाबला करें, मुवाजना करें, तो आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहुत बेहतर आर्मी चीफ़ भी हैं, सिपह सालार भी हैं और बहुत बेहतर इंसान भी हैं। और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि सबसे जो उनकी अहम बात है, जो खूबी है, क्वालिटी है, वो ये है कि वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलते। ये नहीं वो कोशिश करते कि इधर दायां दिखाकर बाईं तरफ बॉल करवा दें। तो गोया वो ये कह रहे थे कि वो जिसके साथ हैं, जहाँ पे हैं, जो उनका मौक़िफ़ है वो है क्लैरिटी से, और वो कोई उसमें धोखाबाजी नहीं करते और उसको कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करते। तो शहबाज शरीफ साहब इस बात पे मुतमईन नज़र आते हैं कि कम अज़ कम बाकी आर्मी चीफ्स की तरह उन्हें ये शक नहीं है कि वो बज़ाहिर सामने से तो सब अच्छा है लेकिन पीछे से जो है वो कोई और मामलात चला रहे हों। आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा से मुतालिक इमरान खान साहब बहुत बार इंकशाफ कर चुके हैं कि वो कई बार जब उनसे पूछते थे कि जी ये ख़बरें आ रही हैं मीडिया में कि आप अपोजिशन से मामलात कर रहे हैं या इस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो हमेशा डिनाई कर देते थे। लेकिन पसे पर्दा उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किस तरह अपोजिशन के साथ मिलकर एक अदम एतमाद की तहरीक को पूरा डिज़ाइन भी किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया, वो अब तमाम चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं। तो शहबाज शरीफ साहब मुतमईन हैं कि अब ऐसा कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। बहरहाल सुहेल वड़ाइच साहब ये बताते हैं कि जनाब ये तो उन्होंने ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब से सुन रखा था, लेकिन ब्रसल्स में उनको ख़ुद जो है आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत से मामलात पर गुफ्तगू भी की और उनमें से 3-4 अहम मामलात जो हैं उनके बारे में उनकी राय आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक तो जब सुहेल वड़ाइच साहब ने उनसे पूछा कि जनाब क्या आप कोई ओहदा मज़ीद चाहते हैं या कोई वज़ीर आज़म या सदर की तब्दीली के हवाले से जो ख़बरें थी उसके ऊपर क्या आपकी राय है, तो उन्होंने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया और कहा कि ऐसा कोई
प्लान या कोई ख्वाहिश, कोई मंसूबा, कुछ भी, कोई बात ही ज़ेर बहस नहीं थी। ये टोटली फेक न्यूज़ थी। और उन्होंने कहा कि ये दुश्मनों की तरफ से जानबूझकर गलत फहमियाँ फैलाने के लिए इस तरह की बातें की गई। और साथ में उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ बनाया है और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं इस मुल्क का सिपाही हूँ। तो अब मुझे किसी और ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि सिपाही होने की हैसियत से मेरी अव्वलीन ख्वाहिश ये है कि मैं शहादत पाऊँ। तो शहादत का रुतबा हासिल करने की मेरी ज़रूर ख्वाहिश है, बाकी इसके अलावा इससे आगे मुझे किसी ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ये उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि वो कोई सदर नहीं बनना चाहते, जो कि बहुत पिछले दिनों ये ख़बर जो थी वो इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। अच्छा, एक और इसमें जो मज़े की बात ये कि मुझे इनकी ये लाइन सुनकर मुझे एकदम से ख्याल आया कि अल्लामा राजा नासिरुल अब्बास साहब ने भी कुछ दिन पहले जब गुफ्तगू की थी इमरान खान साहब से मुतालिक, तो वो ये बता रहे थे कि इमरान खान जेल में ये कहते हैं कि मुझे किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सिर्फ एक चीज़ है अब जिसकी मेरी ख्वाहिश बाकी रह गई, और वो ये कि मुझे शहादत मिले। तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आसिम मुनीर साहब भी शहादत के ख्वाहां हैं और इमरान खान साहब ने भी अपनी इसी ख्वाहिश का इजहार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के सामने किया कि उनको भी शहादत की ख्वाहिश है। तो बहरहाल ख्वाहिश तो दोनों की हो सकती है, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर है और क्या आगे मामलात होने हैं, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दोनों ही शहादत के ख्वाहां हैं और बज़ाहिर दोनों ही किसी ओहदे में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते बकौल उनके। इसके अलावा आर्मी चीफ साहब से जब सियासी मसालहत से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा मानी खेज सा जवाब दिया और कहा कि सियासी मसालहत सिर्फ दिल से, खुलूस नीयत से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। अच्छा, इसके साथ सुहेल वड़ाई साहब फरमाते हैं कि उन्होंने फिर कुरान करीम का हवाला भी दिया और ख़ास तौर पर वो वाक़या कोट किया कि जब अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया और फिर उसके बाद जो फ़रिश्ते हैं उन्होंने सजदा किया, लेकिन शैतान ने जिस तरह तकब्बुर का मुज़ाहरा किया, तो ये सारा जो वाक़या पेश आया इसका उन्होंने तर्जुमा भी सुनाया और कहा कि गोया मुआफ़ी मांगने वाले फ़रिश्ते रहे और मुआफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। तो इस पर उन्होंने ये सियासी मसालहत वाले सवाल से जोड़कर इसको जो है वो आगे बताया और उन्होंने कहा कि सिर्फ सियासी मसालहत मुमकिन है दिल से मुआफ़ी मांगने के ऊपर, यानी कि उससे मशरूत है। अब ये इसको मुख्तलिफ आप अल्फाज को इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने लिहाज से, लेकिन इसमें ये सवाल ज़रूर है कि अगर ये सियासी मसालियत ज़ाहिर अपोजिशन के हवाले से ही हो रही है बात, क्योंकि बाकी तो तमाम सियासी जमातें या हुकूमत की हैं, तो वो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आर्मी चीफ से या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से। तो ये बात यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से या पीटीआई के हवाले से हो सकती है। और जब ये बात वो कह रहे हैं तो इसका मतलब वाज़े तौर पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो 9 मई को भी किसी तरह से इसमें कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो मामलात हुए हैं और ऑनवर्ड्स भी जो एक टसल चली है उसके ऊपर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अब इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मुआफ़ी मांगने का जो तकाज़ा है ये किससे किया जा रहा है, क्योंकि जो उन्होंने रेफरेंस कोट किया है वो तो अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो मामला है ये तो ज़ाहिर है इंसानों के दरमियान है। तो क्या उन्होंने कोई इस हवाले से ये एक तज़किरा किया है कि जो माफ़ी मांगी जाए इदारे से, तो फिर कोई इससे आगे बात बन सकती है? क्या वो इदारे से माफ़ी मांगने के ख्वाह हैं कि इमरान खान साहब पब्लिकली या जिस भी तरह इदारे से माफ़ी मांगे? तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जो बात की है, इससे पहले DGISPR भी ये बात कई दफ़ा कर चुके हैं कि जो माफ़ी अगर कोई मांगे तो उसके बाद उसके ऊपर जो है वो गौर हो सकता है। तो ये बात कई सहाफ़ी भी बता चुके हैं कि जो मुख्तलिफ मुज़ाकरात वगैरह भी हुए हैं पसे पर्दा, उनमें भी ये बात इमरान खान साहब के सामने रखी गई है कि अगर आप माफ़ी मांग लें तो फिर मामलात को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू के ऊपर जो इमरान खान साहब का जवाब है वो आप सबको पहले से ही पता है, वो तो बिल्कुल माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि माफ़ी तो उनसे मांगी जाए जो कुछ उनके साथ हुआ है, और वो ये समझते हैं कि माफ़ी वो मांगेंगे 9 मई पे अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने कोई इसको प्लान करके बगावत करवाई। और वो ये कहते हैं कि इसके लिए CCTV फुटेज फ्राहम की जाए, कमीशन बनाया जाए, उसमें सब जब सच का सच और झूठ का झूठ हो जाए तो फिर अगर उनका कोई कसूर निकलेगा तो वो लाजमी माफ़ी मांग लेंगे। तो अब ये मामला जो है यहीं पे अटका हुआ है, यहीं पे फंसा हुआ है। यही वो शर्त है जिससे आगे जो है वो बात नहीं बढ़ रही, और यही वो मामला है जिसकी वजह से इमरान खान साहब और PTI जो हैं अभी तक भी सियासी स्पेस हासिल करने में नाकाम हैं,
मुश्किलात उनकी कम नहीं हो रही, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं। तो अब ये जो सारी बात है ये तो हुई सियासी मसालियत से मुतालिक। तीसरा जो अहम पॉइंट था उनका वो माशी बहरान से जुड़ा हुआ था। माशी बहरान के हवाले से फील्ड मार्शल साहब के पास सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं पूरा रोड मैप था, और उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने के लिए 5 से 10 साल चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सी मादनियात हैं, और उनका कहना है कि हर साल रिकॉर्ड से 2 अरब खालिस मुनाफा जो है अगले साल से शुरू हो जाएगा, जो हर साल बढ़ता चला जाएगा, और यूं आगे चलकर ना सिर्फ ये कि मुल्क का कर्ज उतार दिया जाएगा सबका सब, बल्कि इसके साथ साथ मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में भी शामिल हो जाएगा। अब ये जो रोड मैप है ये तो जनाब 10 साल का है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि जो आगे इरादा है वो तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी कोई जो ये लोग सोच रहे हैं कि जी नवंबर में आ जाएगी तब्दीली या 2027 में, तो इसकी तो कोई इम्कान नज़र नहीं आते। और दूसरी बात ये कि ये जो रोड मैप है इसको लेके चलना और वाकई इन मादनियात से इतने पैसे निकलना और उन मादनियात की पैसों की बदौलत जो है वो मुल्क में कोई रेल पेल हो जाएगी दौलत की, ये एक बहुत ऐसी फैंटेसी वाली कहानी है जो हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। अब असल बात तो ये कि क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा, और होगा तो कैसे होगा, और क्या वाकई ये जो रोड मैप है इसके हवाले से सिर्फ इतना ही है या इसके ऊपर कोई यानी फ़िज़िकली कोई इस पर फिजिबिलिटी भी बनाई जा चुकी है। तो इस पर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और सवालात हैं जो यकीनन आगे चलकर समझ आएंगे। लेकिन जो बेसिक सवाल है वो ये है कि फिर जो सब लोग बात इस पे करते हैं कि आर्मी चीफ क्या मईशत के हवाले से रोड मैप बनाएंगे, क्या उनका ये काम है कि वो मईशत के हवाले से ख़ुद सियासी क़यादत को रोड मैप दें कि ये अगले 10 साल का रोड मैप है और इसके मुताबिक जो है वो इस तरह से कर्ज़े उतरेंगे। तो इसके ऊपर फिर सब सवाल करते हैं। और आज तो चूँकि यौम क़ायद-ए-आज़म डे भी मनाया जा रहा है, तो उसमें भी बहुत से लोग ये कोट जो है आज क़ायद-ए-आज़म का कोट कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुसल्लह अफ़वाज हैं या सरकारी मुलाजिम हैं वो अवाम के मुलाजिम हैं और वो वही पॉलिसी जो है लेके चलेंगे, फॉलो करेंगे जो अवाम के मुंतखब सियासी नुमाइंदे उसको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह बहुत सी इसमें जो है वो ज़ाहिर है एक डिबेट लंबी हो सकती है, लेकिन हक़ाइक़ तो यही है कि इस वक्त पावर सेंटर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है, और इसको जो मामलात हैं मुख्तलिफ जिसमें बज़ाहिर आइनी तौर पर उनका कोई किरदार नहीं भी है, लेकिन बहरहाल वो उसके अंदर फ़ैसले भी कर रहे हैं। बाकी चौथा जो पॉइंट है वो सुहेल बड़ाई साहब का ये बताना है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनसे मुतमईन हैं आर्मी चीफ साहब। उन्होंने तारीफ़ भी की उनकी कि वो बहुत काम करते हैं, और जो उन्होंने ख़ास तौर पर जंग के दौरान खिदमात उन्होंने और उनकी कैबिना ने दी हैं उसको भी उन्होंने सराहा है। तो वहाँ पे भी अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई 1 पेज नहीं है या कोई इस तरह के मसाइल है तो वो चीज़ दिखाई नहीं देती। तो ये जी आर्मी चीफ साहब की सारी गुफ्तगू थी, और इसके ऊपर जो कमेंट हो रहे हैं उससे मुतालिक भी मैंने आपको अपडेट किया है। लेकिन जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी इस पर मुख्तसर बात की थी, उसमें मुझे ना उस वक्त कोई ये लगा कि कोई सियासी मसालियत की तरफ मामला जा रहा है, ना मुझे आज ये दिखाई दे रहा है। और बहुत से जो आप कह लें कि जो थेरी और बहुत से जो आपको ख्याली पुलाव इधर उधर नज़र आते हैं कि जी अब वो ये बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी अब नाराज़ हो गई, अब नून नाराज़ हो गई, अब जनाब ये हो गया वो गया, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं बकौल सुहेल बड़ाई साहब वो तो इस सारी गुफ्तगू में दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब DGISPR साहब का भी एक आज गुफ्तगू का क्लिप है काफ़ी वायरल, वो बलूचिस्तान वगैरह के हवाले से ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जो बदअमनी है उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू भी की है। और उन्होंने कहा है कि जो बलोच लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, टैलेंटेड हैं, और बहुत से उनमें से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बहुत ना सिर्फ ये कि तालीम हासिल की बल्कि बड़े शोबों में खिदमात भी अंजाम दी और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा नाम कमाया। तो ये बात तो वैसे दुरुस्त है उनकी, क्योंकि जो भी जहानत है, सलाहियत है, वो किसी इलाके की मोहताज नहीं होती। ना वो ये देखती है कि आपके पास वसाइल हैं या नहीं हैं। आपने देखा होगा बहुत से पसमानदा लोग जो हैं उनके घरों में बहुत काबिल और ज़हीन फ़तीन लोग पैदा हो जाते हैं और वो बहुत नाम कमाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये बात तो अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि टैलेंट का रास्ता, जहानत और मेहनत का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसे लोग कितने होते हैं? ऐसे लोग 100 में से 2 या 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे मैक्सिमम। लेकिन रियासत ये नहीं सोचती कि भाई आपने अपने वसाइल में से खुद ही रास्ता तलाश करके कहीं पहुंचना है। रियासत का काम ये है कि उसने मैसिवली उन तमाम लोगों के लिए प्लानिंग करनी है जो कि उस लेवल के केपेबल ना भी हों, उन्होंने भी तो आखिर सर्वाइव करना है ना। अब आपके मुल्क में हर कोई एक लेवल का IQ
لیول نہیں رکھتا. ہر کوئی ایک سطح کی ذہنی صلاحیت یا کیپیسٹی یا قابلیت نہیں رکھتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوئی اگر کم سطح کا بندہ ہے تو وہ کیا بھوک سے مر جائے گا یا اس کو کوئی ریاست سہولیات نہیں دے گی. تو جب بھی ریاست پالیسی بناتی ہے تو وہ یہ سوچ کے بناتی ہے کہ اس سے تمام لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں, صرف لائق لوگوں کو مستفید نہیں کرنا. لائق لوگ تو اپنا یقینی طور پر جو راستہ ہے وہ خود بنا لیتے ہیں. تو بہرحال باقی انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ جو خیبر پختونخوا میں آپریشنز ہو رہے ہیں ان میں عام لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا, بلکہ جو سہولت کار ہیں ان کو ضرور بھگتنا پڑے گا. لیکن جو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر اگر ہم یہ کہیں کہ پورے علاقے ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی آج کی, اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ساری گفتگو میں خاص طور پر جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا. آخر میں جی میں صرف سیلاب کی آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دے دوں. سیلاب میں مزید تباہیاں ہوئی ہیں اور 307 افراد کے آفیشلی جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. پی ٹی آئی یہاں پہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, بہت سامان بھی بھیجا گیا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی لوگ بہت ایکٹیو ہیں. جو عوامی نمائندے یہاں پہ وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے کوشش ہے کہ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ریسکیو کیا جائے بلکہ ریلیف بھی فراہم کیا جائے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے سیلاب والی, اس کے اوپر اب میرا تو یہ اندازہ ہے کہ صرف ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. باقی ابھی تو ظاہر ہے اس وقت جو سچویشن ہے اس میں تو صرف ریلیف کی کاروائیاں ہو سکتی ہیں, ریسکیو کی ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.